Dear student, the topic of the day is very important and it is a part of reproduction physiology, that is erectile dysfunction. ये क्या होता है? Erection is required to perform normal intercourse. If erection will not be possible or improper erection will be established, there will be no question of intercourse. Then what is the definition of erectile dysfunction? It is inability to keep firm erection to have proper intercourse. It is known as erectile dysfunction. क्या कारण है erectile dysfunction के? कई ऐसे पॉजिटिव फैक्टर हैं जिसके वजह से ये पर्टिकुलर कंडीशन एस्टैब्लिश होता है. एक का नाम है अल्कोहलिज्म. बहुत ज़्यादा अल्कोहल इंटेक करने के बाद भी ये कंडीशन एस्टैब्लिश होता है. हाइपोगोनाडिज्म, गोनाड डेवलपमेंट में अगर कोई कमी आ गई है तो भी ये प्रॉब्लम आ जाएगा. हार्मोनल इम्बैलेंस एस्टैब्लिश होंगे, इसके वजह से ये बीमारी डेवलप कर सकता है. ड्रग एब्यूज़ में भी ये कंडीशन देखने को मिलता है. हाइपरटेंशन का कंडीशन हो, स्मोकिंग हो, स्ट्रेसफुल कंडीशन हो, लो टेस्टोस्टेरोन का लेवल हो, और अगर स्मूथ मसल्स ऑफ पेनाइल ऑर्गन में अगर कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा हो, तो ये सब सारी पॉजिटिव फैक्टर होते हैं एरेक्टाइल डिस्फंक्शन के. तो सबसे इंपॉर्टेंट मोटो क्या होता है? टू मेंटेन द इरेक्शन प्रोसेस देयर शुड बी डायलेशन ऑफ कॉर्पोरा कैवर्नोसा एसोसिएटेड आर्टरीज. ये डायलेशन क्यों होता है? इट इज ओनली ड्यू टू the relaxation of smooth muscles associated with the corpora cavernosa artery. Now, description will be continued on another. To maintain the erection status, there is requirement of relaxation of smooth muscle. This smooth muscle will be in relaxation mode only when the duration of cyclic GMP will be increased in the smooth muscle. ये साइक्लिक जीएमपी के कंसंट्रेशन को अगर लंबे समय तक बढ़ा दिया जाए तो ये साइक्लिक जीएमपी एक एंजाइम को स्टिमुलेट करेगा और वो एंजाइम कहलाता है प्रोटीन काइनेज जी. दिस पर्टिकुलर एंजाइम विल स्टिमुलेट प्रोटीन काइनेज जी, एंड दिस एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलैक्सेशन ऑफ स्मूथ relaxation. Protein kinase G, it is very important enzyme for the relaxation of the smooth muscles associated with the artery of the penis, that is especially associated with the corpora cavernosa. जब ये रिलैक्स होगा तो ब्लड काफी तेजी से इसमें फ्लो करेगा और फाइनली इरेक्शन का जो प्रॉब्लम था इरेक्टाइल डिस्फंक्शन वो करेक्ट हो जाएगा. तो ये सारा प्रोसेस को करेक्ट कराने में एक पर्टिकुलर ड्रग की बहुत बड़ी भूमिका होती है जिसका नाम मार्केट में वियाग्रा के नाम से वो मिलता है. वो केमिकल वाइज, केमिस्ट्री वाइज सिल्डेनाफिल साइट्रेट के नाम से जाना जाता है. ये पर्टिकुलर एंजाइम साइक्लिक जीएमपी को डिस्ट्रॉय करने वाले एंजाइम को इनहिबिट कर देता है और उस एंजाइम का नाम है फॉस्फोडाइस्टरेज टाइप 5. दिस पर्टिकुलर एंजाइम इज बीइंग इनहिबिटेड, देन action of cyclic GMP will be increased and finally PKG will also be increased and PKG will be involved in the relaxation of smooth muscles after removal of calcium from the penile area and erection will be established. This is a very important part about the erection process when there is erectile dysfunction. Now, if sildenafil citrate would be failed, then what will happen? Another medications or injection can be applied to the base of the penis. Base of the penis पर injection का apply किया जाता है and that injection is alprostadine. ये जो है ये पर्टिकुलर जो है ये प्रोस्टाग्लैंडिन E2 का इंजेक्शन होता है. इसको डालने से पर्टिकुलर फाइन नीडल से इंजेक्ट करने पर क्या होता है कि इरेक्शन के प्रोसेस को अंजाम मिलता है. तो ये तब है जब सिल्डेनाफिल साइट्रेट फेल कर जाता है. नाउ नेक्स्ट डिस्क्रिप्शन. In this diagram
I'm going to explain about the prostate cancer. Please listen to me carefully, my dear student. Prostate क्या है? ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसका सिक्रीशन सीमेन के वॉल्यूम को मेंटेन करने में भी मदद करता है. पूरे सीमेन के एक मेन कंस्टिट्यूएंट्स का एक हिस्सा है प्रोस्टेट का सिक्रेशन. इसके सिक्रेशन में जिंक का बहुत बड़ा रोल है. जिंक एक एंटीऑक्सीडेंट है, प्रोटीन के स्ट्रक्चर को मेंटेन करता है, उसकी डीनेचुरेशन से रोकता है, जिससे कि वायबिलिटी ऑफ स्पर्म्स में इसका बड़ा रोल है. वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी. Prostate is single structure. Seminal vesicle double structure. Why? Copper's gland also double structure. तो कौन सिंगल है? Prostate. एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको हम लोग देख रहे हैं. इस पार्ट में अगर कैंसर हो जाए तो इस पर्टिकुलर ऑर्गन का साइज बढ़ जाता है. ये एडिनोकार्सिनोमा कहा जाता है. ये पर्टिकुलर जब साइज बढ़ जाता है तो because of uncontrolled rapid proliferation of cell. What is cancer? Cancer is uncontrolled rapid proliferation of cells because of existence of telomerase enzyme. Telomerase enzyme chromosomal integrity को maintain करता है और उसके division potential को regulate करता है. It is very essential in cancer cells. अगर ये बढ़ रहा है, अगर ये बढ़ता जा रहा है तो इसके साइज बड़े हो जाएगी, इसकी एक्टिविटीज बढ़ जाएगी. तो इस कंडीशन में कंट्रोल करने के लिए या तो प्रोस्टेट को रिमूव कर दीजिए, या नहीं तो फिर ड्रग हम लोग देते हैं 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर फिनास्टेराइड, पर्टिकुलर ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ पर्टिकुलर डिजीज फिनास्टेराइड. प्लीज लिसन टू मी केयरफुली. दिस पर्टिकुलर एंजाइम will be inhibited by this drug, and after inhibition of this enzyme testosterone, dihydrotestosterone production will be minimized and the severity of disease will be controlled. This particular cancer will be identified by tumor associated antigens, and that antigen is known as prostate specific antigen. It is a type of serine protease. Here it is a type of serine protease. It is commonly known as tumor antigens. अगर इसकी मात्रा बढ़ रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं प्रोस्टेट कैंसर से इसका लिंकिंग है. This is very important. Now for the description about spermatogenesis. Dear student, now the topic is spermatogenesis. इस वर्ड का मतलब क्या हुआ? Formation of sperms. होता कहाँ है? मेल गोनैड्स में होता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में होता है, दैट इज टेस्टिस. इस टेस्टिस में एक स्ट्रक्चर होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल. इस ट्यूब्यूल के अंदर सेल्स के ग्रुप होते हैं. उस ग्रुप ऑफ सेल्स का नाम है जर्मिनल एपिथेलियम, अ टाइप ऑफ क्यूबॉइडल एपिथेलियम. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. इट टेक्स प्लेस इन द टेस्टिस. सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल उसमें प्रेजेंट होता है. अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ विच हार्मोन? ये गोनाडोट्रोपिन हार्मोन है. ये एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी से सिक्रीट होता है इन रिस्पॉन्स टू गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर. ये कहाँ से निकलता है? गोनाडोट्रोपिन हाइपोथैलेमस से, जो एफएसएच और एलएच के सिक्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है. ये पर्टिकुलर टू हार्मोन्स रेगुलेट करता है स्पर्मेटोजेनेसिस आफ्टर सिंथेसाइजिंग टेस्टोस्टेरोन. इट इज द मेल एंड्रोजन व्हिच कंट्रोल्स स्पर्मेटोजेनेसिस इन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल. ये पूरा स्टेप 3 फेजेस में डिवाइडेड है. मल्टीप्लिकेशन फेज फर्स्ट वन, सेकेंड वन इज ग्रोथ फेज, थर्ड वन इज मैचुरेशन फेज. मल्टीप्लिकेशन फेज में जब हम लोग बात करते हैं तो बेसिकली माइटोसिस होता है इसमें, और इसमें जो सेल्स के ग्रुप बनते हैं उनको स्पर्मेटोगोनिया कहा जाता है. 2 प्रकार के स्पर्मेटोगोनिया बनेंगे, टाइप ए, टाइप बी. इसको मैं बाद में बताऊंगा. टाइप ए रिन्यूअल करता है, कंसंट्रेशन को फिर से मेंटेन करता है, and it is a type of stem cells. टाइप बी जो मदर सेल से, स्पर्म मदर सेल से, ये एक्चुअली इन्वॉल्व होता है स्पर्म के प्रोडक्शन में. तो ओवरऑल जो ये प्रोसेस आप देख रहे हैं स्पर्मेटोजेनेसिस का, ये स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस जर्मिनल एपिथेलियम से शुरू होता है. ऐसा वो कौन सा पर्टिकुलर जीन है जो स्पर्मेटोजेनेसिस को एक्सेलरेट करता है? उस जीन का नाम है डैज जीन, जो Y क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है. Here the diagram is here. Y chromosome, that gene is present. When there is mutation in that gene, what will happen to spermatogenesis?
दैट जीन में अगर म्यूटेशन हो जाए, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ स्पर्म प्रोडक्शन और सीमेन वॉल्यूम में देयर इज नो स्पर्म इन द सीमेन वॉल्यूम। नाउ द कंडीशन, जो बीमारी होगी उस बीमारी का नाम है डेल कास्टिलो सिंड्रोम, और इस बीमारी में सीमेन के वॉल्यूम में एक भी स्पर्म सेल्स नहीं होंगे और ये कंडीशन कहलाएगा एजूस्पर्मिया। देयर इज नो स्पर्म इन द सीमेन वॉल्यूम ऑफ इन इजैकुलेट और आफ्टर इजैकुलेशन। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। नाउ द फर्दर स्टेप ऑन अनदर, this is the wall of the seminiferous tubule. The cells are germinal epithelium or cuboidal epithelium. This cell is sustentacular cell or Sertoli cell. It provides nourishment or nourishment providing cells. ये पर्टिकुलर जो जर्मिनल एपिथेलियम है, इसमें माइटोसिस का प्रोसेस होता है एंड फाइनली जो प्रोडक्ट बनते हैं वो स्पर्मेटोगोनिया कहलाते हैं। ये दो प्रकार के स्पर्मेटोगोनिया होते हैं, टाइप ए और टाइप बी। टाइप ए अपने नंबर को मेंटेन करके रखता है, टाइप बी में फर्दर डिफरेंशिएशन होता है और वो आगे की ओर बढ़ते हुए स्पर्म्स के प्रोडक्शन में इन्वॉल्व हो जाता है। कैसे होता है? ये जो स्पर्मेटोगोनिया जो आप देख रहे हैं, इसमें क्रोमोसोमल कॉम्प्लीमेंट डिप्लॉयड होता है। कहने का मतलब ये हुआ 44 जो होंगे ऑटोसोम्स होंगे और 2 जो एक्स और वाई होंगे वो जो है सेक्स क्रोमोसोम होंगे, यानी टोटल 46 क्रोमोसोम। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ये जो टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया है ग्रेजुअली अपने साइज को बढ़ाता है एंड द फेज इज नोन एज ग्रोथ फेज। इस ग्रोथ फेज में हम लोग साइज को जब बढ़ाते हैं तो ये पर्टिकुलर स्पर्मेटोगोनिया नाउ नोन एज प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में भी डिप्लॉयड क्रोमोसोम कॉम्प्लीमेंट है। ध्यान दें, इस पर्टिकुलर पार्ट में मियोसिस नहीं होगा। अब जो है इस अभी तक, अब इसके बाद जो प्रोसेस होगा मियोसिस को होगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में। ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट आफ्टर फर्स्ट मियोसिस जो प्रोडक्ट बनाएगा उसका नाम है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। क्रोमोसोम कॉम्प्लीमेंट हाफ हो जाएंगे एन। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में सेकेंड मियोसिस होगा और फाइनली जो प्रोडक्ट बनेंगे उनको कहा जाएगा स्पर्मेटिड्स। इनको कहा जाएगा स्पर्मेटिड्स। ध्यान दें, स्पर्मेटिड्स और स्पर्म में अंतर क्या है? स्पर्मेटिड्स में न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म वेल डिफाइंड है, ज्यादा मात्रा में साइटोप्लाज्म होते हैं। यानी अगर इसका हम लोग देखें N/C रेशियो स्पर्मेटिड का, तो हमेशा जो N/C रेशियो की जब हम बात करेंगे तो वो कम नजर आएगा, क्योंकि इसके न्यूक्लियर कंटेंट जो भी है साइटोप्लाज्मिक कंटेंट से कम होता है। लेकिन जब हम स्पर्म की बात करेंगे तो साइटोप्लाज्म गायब हो जाता है और स्पर्म के और न्यूक्लियस का कंटेंट जो है बढ़ जाता है, यानी यहाँ पर N/C रेशियो इंक्रीज कर जाता है। तो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन स्पर्मेटिड एंड स्पर्मेटोजोआ? इन स्पर्मेटिड N/C रेशियो जो होता है कम होता है, वाई इन केस ऑफ स्पर्मेटोजोआ N/C रेशियो जो होता है ज्यादा हो जाता है, क्योंकि उसमें साइटोप्लाज्म कम होने लगते हैं और इसी साइटोप्लाज्म का रिडक्शन की वजह से। ध्यान दें, अब यहाँ पर हम लोग बात करें, ये टोटल स्पर्मेटिड्स हैं। ये स्पर्मियोजेनेसिस के बाद स्पर्म बनाते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्म बनते हैं। जो स्पर्म बनता है, ध्यान दीजिए, साइटोप्लाज्म जो होता है कम हो जाता है, न्यूक्लियर कंटेंट बढ़ जाते हैं और इसके जो जेनेटिक मटेरियल है ये, और प्लीज बी अटेंटिव, लिसन टू मी केयरफुली माय डियर स्टूडेंट, ये जो जेनेटिक मटेरियल है उस पर हिस्टोन नहीं होकर के प्रोटैमिन्स वहां लोडेड होता है। जनरली आप बात करते हैं कि यूकैरियोटिक जेनेटिक सिस्टम के साथ में हिस्टोन लगा हुआ रहता है, दिस इज द बेसिक फैक्ट। लेकिन यहाँ पर जब स्पर्म जीन की बात करें, एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन प्रोटैमिन रिप्लेस्ड बाय हिस्टोन, लेकिन इनिशियली इसके डीएनए के साथ प्रोटैमिन लोडेड रहता है, व्हिच इज आर्जिनिन रिच। इट इज आर्जिनिन रिच प्रोटीन एंड इट इज रिप्लेस्ड एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन और फ्यूजन ऑफ द मेल और फीमेल न्यूक्लियाई, और कहिए मेल एंड
फीमेल प्रोन्यूक्लियर। इज अ वेरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट। इसका जो स्पर्म का ऊपरी वाला हिस्सा है वो एक्रोसोम कहलाता है। ये एक्रोसोम इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल से डिराइव्ड है एंड दैट ऑर्गेनेल इज नोन एज गोल्गी बॉडी। इसके अंदर लाइटिक एंजाइम्स होते हैं, फॉर एग्जांपल एक्रोसिन, जोनालाइसिन, हाइलुरोनिडेज एंजाइम, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, ये सभी कई एंजाइम्स जो हैं, कैथेप्सिन्स, ये सभी इंपॉर्टेंट एंजाइम्स जो हैं एसोसिएटेड होते हैं पर्टिकुलर एक्रोसोम्स के साथ एसोसिएट होते हैं। इनका पूरा डिस्क्रिप्शन फर्टिलाइजेशन के टाइम में एक्सप्लेन किया जाएगा। एक बेसिक फैक्ट्स को हम खाली एक्सप्लेन कर रहे हैं ताकि आपके मेमोरी पैकेट में वो बात चली जाए। अब जरा ध्यान दीजिए, इसके पास साइटोप्लाज्म नहीं है, यानी न्यूक्लियस प्रेजेंट है। जो भी प्रोसेस प्रोटीन का सिंथेसिस होता है साइटोप्लाज्म में नहीं होने की वजह से प्रोसेस बंद हो जाएगा। स्पर्म के पास कभी भी MHC जीन का एक्सप्रेशन नहीं हो पाएगा क्योंकि बिकॉज ऑफ लैक ऑफ साइटोप्लाज्म। इसकी वजह से किसी भी व्यक्ति विशेष के स्पर्म को यूटिलाइज किया जा सकता है इन आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव प्रोसेस में, खास करके हम लोग कहते हैं असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स में। टेस्ट ट्यूब बेबी के फॉर्मेशन में डोनर स्पर्म्स लिए जा सकते हैं, इसलिए कि ये किसी का भी लिया जा सकता है क्योंकि इनके जब बॉडी में यूज करने पर, जब ये यूज किया जाएगा तो इनके अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स नहीं होगा बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स जीन्स। MSC1 और MSC2 का एक्सप्रेशन इसमें नहीं हो पाता है और इम्यून रिस्पॉन्स इसके अगेंस्ट डेवलप नहीं हो पाता। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेडिकल एग्जाम कि MSC जीन का एक्सप्रेशन स्पर्म सेल्स में नहीं होने की वजह से जब किसी दूसरे व्यक्ति विशेष का स्पर्म यूज किया जाता है तो बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स इसके अगेंस्ट डेवलप नहीं कर पाते। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट एसोसिएटेड विद द स्पर्म सेल्स for reproduction physiology, especially in artificial techniques in embryological laboratories. Now the further description will be continued. Here the diagram of sperm cells. Listen to me carefully. Important questions, very important questions can be asked from this part. प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल आपके सामने दिखा गया है। ये क्लीवेज के इनिशिएशन के लिए बड़ा जरूरी होता है। प्लीज लिसन टू मी केयरफुली। प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल इट इज इन्वॉल्व्ड इन द इनिशिएशन ऑफ क्लीवेज, क्योंकि एग में सेंट्रियोल होता नहीं है, इसी सेंट्रियोल से क्लीवेज की शुरुआत होती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। एक्रोसोम अभी बताया हमने गोल्गी बॉडी से डिराइव्ड है। इसके अंदर लाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। उस लाइटिक एंजाइम में कैथेप्सिन्स एंजाइम है, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम है, एक्रोसिन्स है, जोनालाइसिन्स है, हाइलुरोनिडेज है। इस तरह के कई एंजाइम्स के ग्रुप होते हैं, ये पाए जाते हैं एक्रोसोम के अंदर। दूसरा इंपॉर्टेंट बात हमने बताया, न्यूक्लियर कंटेंट साइज बड़ा होता है, साइटोप्लाज्मिक साइज छोटा होता है। साइटोप्लाज्म जो होता है एकदम नहीं के बराबर होता है, इसकी वजह से MSC1 और MSC2 का एक्सप्रेशन इसमें नहीं होता है। नहीं होने के कारण ये कभी भी स्पर्म अपने एंटीजन को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है और किसी भी व्यक्ति विशेष के स्पर्म को यूज किया जाता है फॉर असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स। ये MSC1 MSC2 जब एक्सप्रेस नहीं होगा तो एंटीजन एक्सप्रेस नहीं होंगे और उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी बॉडी में डेवलप नहीं करेगा। यानी किसी व्यक्ति का अगर स्पर्म लिया जाए डोनर से तो कभी भी जब वो बॉडी में आएगा तो उसके अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स नहीं होगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है अबाउट द स्पर्म फिजियोलॉजी। उसमें MSC1 और MSC2 जैसे प्रोटीन मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स वाले जीन का एक्सप्रेशन उसमें नहीं हो पाता है और फाइनली इसके एक्सेप्टेंस कई लोगों के द्वारा इसके बढ़ जाते हैं और स्पर्म्स को यूज़ किया जा सकता है, मल्टीपल टाइम यूज़ किया जा सकता है। अगर वैसे कपल्स में यूज़ किया जाता है जो स्पर्म प्रोड्यूस करने में अक्षम हो, चाहे स्पर्म नहीं हो, चाहे ओलिगोस्पर्मिया का केस हो,
प्रॉपर एस्थेनोजूस्पर्मिया, कई तरह के हैं, टेट्राटोजूस्पर्मिया, ये सब कई ऐसे मॉर्फोलॉजिकल डिफेक्ट स्पर्म्स के हैं, मोटिलिटी डिफेक्ट हैं, या स्पर्म सेल्स हैं, न्यूक्लियस नहीं है, मॉर्फोलॉजी डिफेक्ट है। इस तरह को ओवरकम करने के लिए डोनर्स के स्पर्म लिए जाते हैं। ऐसे स्पर्म जब भी लिए जाते हैं तो ये नहीं देखा जाता है कि किस जेनेटिक ग्रुप के हैं, कौन ब्लड ग्रुप के हैं, इस तरह का नहीं देखा जाता है, डायरेक्ट यूज़ किया जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि उसके अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स नहीं होगा बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ MSC1 एंड MSC2 टाइप ऑफ प्रोटीन्स ऑन द सरफेस ऑफ द स्पर्म सेल्स। अब यहाँ बात कर रहे थे कि दूसरा सेंट्रियोल होता है डिस्टल सेंट्रियोल। इससे क्या होता है, एक्सियल फिलामेंट बनते हैं जो टेल के अंदर प्रवेश करते हैं। इसी को घेरा हुआ जो स्ट्रक्चर होता है उसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। इसको निम्बांकेन भी कहा जाता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोवाइडर है फॉर मोटिलिटी ऑफ द स्पर्म और वाइबिलिटी ऑफ द स्पर्म। कभी कभी क्या होता है, स्पर्म रिलीज हुआ, इजैकुलेशन हुए अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड दिस पर्टिकुलर नर्वस सिस्टम in previous lecture. Sympathetic nervous system, it is essential for ejaculation, while parasympathetic nervous system is essential for erection of the penis. Now अगर ये इजैकुलेशन हुआ है, इजैकुलेशन में कोई ज़रूरी नहीं है स्पर्म की विगरस मोटिलिटी हो, कभी कभी मोटिलिटी फेल भी हो जाता है। ऐसे में जो मेडिकेशंस यूज किए जाते हैं, एक न्यूट्रिशनल कंपोनेंट यूज किया जाता है कोएंजाइम Q10 और दूसरा होता है L-कार्निटीन। ये दोनों केमिकल क्या करते हैं, स्पर्म को मोटिलिटी प्रोवाइड करते हैं। वो स्पर्म तेजी से वेजिनल एरिया में जब प्रवेश करता है तो वो आसानी से सर्वाइकल रीजन को क्रॉस करते हुए पार कर जाता है और पहुंच जाता है एम्पुलरी रीजन में टू प्रमोट फर्टिलाइजेशन। तो एनर्जेटिक पार्ट बड़ा जरूरी होता है कि स्पर्म को कितना एनर्जी मिले। ये एनर्जी बहुत ज़रूरी होता है। 40% रिगरस मोटिलिटी की ज़रूरत होती है और वो मोटिलिटी अगर फेल हो रहा है तो उस मोटिलिटी को प्रोवाइड कराने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट मेडिकेशंस दिए जाते हैं एज इन फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स, कोएंजाइम Q10 एंड कार्निटीन, L-कार्निटीन। L-कार्निटीन क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में फैटी एसिड्स के इनकॉर्पोरेशन को बढ़ा करके उसके ऑक्सीडेशन को प्रमोट करता है, जिससे एनर्जी जनरेट होता है और ये एनर्जी रिक्वायर्ड होता है फॉर द फास्ट मूवमेंट ऑफ स्पर्म। और वो स्पर्म तेजी से घुसते हुए पहुंच जाता है फेलोपियन ट्यूब में, जहां पर वो एम्पुलरी रीजन में इंतजार करता है, ओवा का एन इंटरेक्शन एस्टैब्लिश एंड फाइनली जाइगोट विल फॉर्म। Now this is the end of the topic today. Please like and subscribe my channel. Thank you very much for watching me.